Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy। बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि हमारे बुनियादी हकूक, मौलिक अधिकार। स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं देखें तो ये किस पार्ट में मेंशन किए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से आर्टिकल इससे डील करते हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो इससे डील करते हैं, जिसमें से आर्टिकल जो 12 है और आर्टिकल 13 यानी कि 12 और 13 आर्टिकल जो है उसमें इंट्रोडक्शन है। आर्टिकल 33, 34, 35 में जो है वो कंक्लूजन मेंशन है। हमने बारोड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया है और हमने इसमें ये पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से बारो किया हुआ है, तो वो बारो किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए से, जिसे फेमसली जो है बिल ऑफ द राइट्स से जो है मशहूर है। फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या है? तो ये नेचर जो इसका है वो जुडिशियबल है नेचर में। फंडामेंटल राइट्स आर जुडिशियबल इन नेचर, दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। इसका क्या मतलब है? सिटीजन ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट्स। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हैं। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है या नॉट एब्सोल्यूट। तो दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स भी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। दे आर नॉट परमानेंट राइट्स, इन पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। दे हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो फंडामेंटल राइट्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कैसी रिस्ट्रिक्शंस है? तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस तो जो है वो पार्लियामेंट लगा सकता है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अब ये कौन डिसाइड करेगा जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल है या नहीं? तो ये हमारे कोर्ट्स जो है वो डिसाइड करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे हैव रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो इसका ये मतलब है, ये डिपेंड करता है हमारी स्टेट की, हमारी कंट्री की जो है वो क्या कंडीशन है। इसकी सिक्योरिटी पे बात जो है करेंगे तो उस कंडीशन को देखा जाता है, पब्लिक मोरालिटी को देखा जाता है, हमारी फॉरेन रिलेशंस को देखा जाता है, तो उससे जो है वो डिसाइड की जाती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो इम्पोज कर सकते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट। तो आप इसे याद रखेंगे। लेकिन डिसाइड कौन करता है? कोर्ट, कि वो रिस्ट्रिक्शन है रीजनेबल है या नहीं। पार्ट 3 जो है जिसमें फंडामेंटल राइट्स को जो है मेंशन किया गया है, इस पार्ट 3 को जो है वो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A किसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? मैग्ना कार्टा जो है ये चार्टर ऑफ द राइट्स जो है ये इशू किया था किंग्स जॉन ने ऑफ इंग्लैंड इन 1215 में। ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट है जो रिलेटेड था किससे? फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन से। कुछ फीचर्स देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के। क्या क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के? पहला फीचर जो है प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट्स जो है दे आर जस्टिसेबल है। तो इसे जो है जुडिशियबल है नेचर इसका, तो इसे प्रोटेक्ट जो किया है वो किसने किया है? बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इसे प्रोटेक्ट किया हुआ है। सेकेंड फीचर जो हमने देखा अभी इसका, ये नॉट परमानेंट है, नॉट एब्सोल्यूट है। ये राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बट दे आर क्वालिफाइड राइट्स। स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, और रीजनेबिलिटी जो है ऑफ रिस्ट्रिक्शन की जो है ये डिफाइन कौन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये कोर्ट जो है वो डिसाइड करेंगे। राइट्स आर जस्टिसेबल, ये हम पढ़ चुके हैं कि इन केस ऑफ सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यू कैन मूव डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। सस्पेंशन ऑफ द राइट्स की बात करेंगे। राइट्स, ये दो फंडामेंटल राइट्स जो है ये सस्पेंड भी किए जा सकते हैं अगर कंट्री में जो है इमरजेंसी की सिचुएशन है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जो कि हम अलग से जब आर्टिकल, हर एक आर्टिकल को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जितने भी 12 से लेके 35 तक है, और उन सारे आर्टिकल्स को पढ़ते हुए हम साथ साथ ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो इमरजेंसी के वक्त जो है वो सस्पेंड नहीं होता। तो यहाँ पर फिलहाल आप याद रखेंगे आर्टिकल 20 एंड 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होते अगर इमरजेंसी भी लगी है। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द लॉज की बात करते हैं। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है सभी के लिए है, जितने भी देश के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है।
और पार्लियामेंट जो है वो एब्रोगेट कर सकता है इनके फंडामेंटल राइट्स बाय द आर्टिकल 33। अब देखिए, हम जानते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस है या आर्म्ड फोर्सेस है, इन्हें हम जो है वार की सिचुएशन में जो है लड़ने के लिए भेजते हैं बॉर्डर्स में। हमें ये पता है कि वहाँ पर जो है खतरा है, इनकी जान को खतरा है या बाकी जो है सिचुएशंस जो है, तो हम इन्हें भेजते हैं। तो इस केस में जो है तो हम जानते हुए कि वहाँ पर खतरा है, तो तभी जो है इनके फंडामेंटल राइट्स को जो है वो एब्रोगेट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फिर जो है मार्शल लॉ जब लगता है कंट्री में, तो उस जो भी एबनॉर्मल सिचुएशंस होती है कंट्री में, तो उस टाइम भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने हैं? शुरू में जो थे वो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज की डेट में कितने हैं? 6 जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट? तो एनफोर्सेबल इन द कोर्ट का मतलब जुडिशियबल जिसका नेचर है। तो आप बताएंगे जुडिशियबल जो नेचर है यानी कि जस्टिसेबल जो नेचर है वो किसका है? अभी हम पढ़े फंडामेंटल राइट्स का है, फंडामेंटल ड्यूटीज का नहीं है। प्रिम्बल हम कल पढ़े, इसका नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नेचर नहीं है। हु सेड दैट फंडामेंटल राइट्स आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये बात किसने कही थी? तो एक अमेरिका के जी ऑस्टिन जो थे वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है कहा था कि फंडामेंटल राइट जो है ये कॉन्साइंस है जो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? आप बताएंगे किसे बनाया गया है गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? कल हम पढ़े थे प्रेम्बल के बारे में भी, और वहाँ पर भी हमने पढ़ा था जो गार्डियन बनाया गया है वो कोर्ट को बनाया गया है, जुडिशरी को बनाया गया है यहाँ पर। तो किसे बनाया गया है? जुडिशरी को। लेजिस्लेचर जो है उसे गार्डियन नहीं बनाया, एग्जीक्यूटिव को नहीं बनाया है, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं बनाया, बल्कि किसे बनाया? जुडिशरी को। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स? तो वो कौन सा पार्ट है जो फंडामेंटल राइट से डील करता है? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स टोटल कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स है आज की डेट में। 7वां फंडामेंटल राइट जो था उसे जो है वो डिलीट कर दिया गया है और उसे एक लीगल राइट बनाया गया है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है। फिलहाल हम देखने वाले हैं और हम पढ़ने इसमें क्या वाले हैं, हमने पढ़ने हैं ये सारे राइट्स। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी को हम पढ़ेंगे, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मेंशन किया गया है। याद रखेंगे, राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मेंशन किया गया है। राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 में जो है वो राइट टू फ्रीडम की बात की गई है। और इसी में जो है अभी आधार का जो केस चला था राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, वो भी जो है राइट टू फ्रीडम में ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर राइट टू फ्रीडम प्लस राइट टू प्राइवेसी जो है वो इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर राइट जो है वो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 23 से 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 4th नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में डिस्कस किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हमारे हैं वो आर्टिकल 29 से 30, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32। तो कुल मिलाकर जो हमने पढ़ना है आर्टिकल 14 से 18 जो है हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30 एंड राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। राइट टू प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, अब इंपॉर्टेंट भी लिखेंगे। जेके एसएसपी में भी जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है इज डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पूछा जाता है ये किस अमेंडमेंट के तहत जो है डिलीट किया गया है? तो आप याद रखेंगे 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 का, राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो डिलीट कर दिया गया था। अब देखिए हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे ही कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्यों डिलीट किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि उस टाइम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश में बन रहा था, रोड्स बन रही थी, प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे थे। तो लोगों की जो ज़मीनें थी लोगों से लेनी पड़ती थी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। तो लोग जो है कोर्ट चले जाते थे कि यह राइट टू प्रॉपर्टी जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है, इसका जो है वो उल्लंघन किया जा रहा है।
तो उस केस में जो है राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से निकाल कर जो है एक 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो है एक लीगल राइट बना दिया गया है कि प्रॉपर्टी तो आपकी है, ये आपके पास एक लीगल राइट है, बट कंट्री की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है गवर्नमेंट को जो है आपकी लैंड की ज़रूरत होगी तो गवर्नमेंट जो है ले सकती है। तो आज की डेट में ये एक लीगल राइट है और ये अंडर द आर्टिकल 308 जो है, और अब ये किस पार्ट में है, पार्ट 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। चलिए हम आर्टिकल 12 से जो है वो स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल 35 तक हम सारे आर्टिकल्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखेंगे कौन से फंडामेंटल राइट जो है वो फॉरेन सिटीजन को भी एप्लीकेबल है, कौन से इंडियन सिटीजन को भी एप्लीकेबल है, और इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल 12 जो है और आर्टिकल 13 ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जो है डिफिनेशंस दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आर्टिकल 12 में जो है डिफाइन किया गया है स्टेट के बारे में। स्टेट क्या है, गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है दोनों है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है। फिर पार्लियामेंट की डेफिनेशन दी गई है कि लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। स्टेट लेजिस्लेचर की डेफिनेशंस दी गई है जिसमें विधानसभा, विधान परिषद के बारे में बात की गई है। फिर हम यहाँ पर आगे चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे बात की गई है कि कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर PSUs की को डिफाइन किया गया है। फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि प्रोवाइड कर रहे गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि आज आप देखते हैं कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो पासपोर्ट बना रही है, या कोई भी ऐसी जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। फिर जो है वो लोकल गवर्नमेंट है, इससे डिफाइन किया गया है। अब आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है, all the laws which are inconsistent or derogation with the fundamental rights shall be declared void। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो लॉज बना सकती है, वो कानून बना सकती है, लेकिन वो कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करने चाहिए। अभी जैसे कि CAA आया, CAA में जो है क्या बात की गई कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, सिटीजनशिप जो है वो दी जाएगी जो भी माइनॉरिटीज़ है, और वो माइनॉरिटीज़ जो है जिनके साथ जो है दूसरी कंट्रीज़ में जो है भेदभाव हो रहा है, उन्हें जो है सिटीजनशिप जो है वो इंडिया में दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि एक्सेप्ट जो है मुस्लिम। राइट टू इक्वलिटी में जो है बात की गई है कि कोई इस कंट्री में जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कलर। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी पेटिशन लेके गए हैं, अब जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि जो भी लॉ बनेंगे कंट्रीज में वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेंगे तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसे इनवैलिड जो है करार देंगे, उसे जो है इनवैलिड जो है कहेंगे। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो है वो राइट टू इक्वालिटी को जो है वो मेंशन किया गया है। राइट टू इक्वालिटी क्या है, दिस इंक्लूड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। राइट टू इक्वालिटी में बात की गई है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, के कानून की नज़र में सभी जो है वो बराबर होंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, के रिलीजन की बेसिस पे, रेस की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को दी जाएगी, कि सभी को जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाएगी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि रिजर्वेशन का, तो एक अलग इशू है। चलिए अभी बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, कि कानून की नज़र में सभी बराबर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून जो है, जो स्टेट जो है वो सभी को जो है बराबर इक्वली जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। बट यहाँ पर एक्सेप्शन आती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट को जो है स्पेशल जो है वो पावर दी गई है। प्रेसिडेंट जो है फर्स्ट सिटीजन भी जो है कंट्री
होते हैं, जब तक ये अपनी जो है वो सीट पे है, अपनी पावर में है, तो तब तक गवर्नर और प्रेसिडेंट पे कोई भी केस नहीं चल सकता। क्रिमिनल केस, सिविल केसेस चल सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, फैमिली से इशू होते हैं, ठीक है, वो चल सकते हैं। लेकिन जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, चाहे मर्डर भी रहेंगे, तो वो भी इन पे जो है नहीं चल सकता है। यहाँ पर एक्सेप्शन जो है दी गई है। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे, कि स्टेट जो है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी स्टेशन से। आर्टिकल 16 की बात करते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है आर्टिकल 16 में, कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जो गवर्नमेंट जॉब होती है, स्टेट की सर्विसेज होती है, उसमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। आर्टिकल 17 जो है वह अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, कि हमें जो है इसका अबॉलिशन करना चाहिए, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना चाहिए। किसी भी फॉर्म की जो अनटचेबिलिटी है, जो भी अभी तक प्रैक्टिस की जा रही है, उसे हमें जो है वो अबॉलिश करना चाहिए। आर्टिकल 18 की बात करेंगे, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई है। पुराने ज़माने में आप जानते हैं टाइटल्स होते थे, राजा महाराजा ऐसे टाइटल्स हुआ करते थे। आज की डेट में जो है फंडामेंटल राइट्स के तहत इन टाइटल्स को जो है अबॉलिश किया गया है। आज जो हम टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कर सकते हैं। कोई डॉक्टर है तो वो DR लिख सकता है, प्रोफेसर प्रोफ लिख सकता है, इंजीनियर ER लिख सकता है। तो ऐसे टाइटल्स को हम यूज़ कर सकते हैं जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। लेकिन महाराजा, राजा, राय बहादुर, वो जो टाइटल्स हुआ करते थे, वो जो है टाइटल्स जो है उसको अबॉलिश किया गया है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिर राइट टू फ्रीडम आगे, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स हैं, फिर हम सारे आर्टिकल्स को जो है यहीं पर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।